उद्बोधन की तरफ रुख करेंगे। आदरणीय रमेश चंद्र जी मित्तल साहब, जो आरसीए महिला महाविद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ वे आए और अपने विचार दें। श्री राज बहादुर राज जी, जो अपर जिलाधिकारी हाथरस से हमारे बीच पधारे हैं। अपर जिलाधिकारी राज बहादुर राज सर, जो हाथरस से हमारे बीच पधारे हैं, अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जो भी सज्जनकार हैं, जो आज इस भव्य और एक मां शारदे के चरणों में समर्पित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतनी सारी पुस्तकों का विमोचन, साथ साथ में इतना अच्छा साहित्यिक वातावरण में अपने आप को बहुत छोटा सा बच्चा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्जन जो यहाँ पे परिचय हैं, वो इतने बड़े बड़े आपके नाम हैं जिनके बीच में अपनी कोई परिचर्चा करना या बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि सजल की बात है कि सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि अमीर खुसरो ने कहा था कि गोरी सोए सेज पर और बिसारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चौदेस। इसमें यदि भाषा सौंदर्य की बात करें या शब्दों की बात करें तो देशज शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ना इसमें उर्दू कह सकते आप, ना हिंदी कह सकते, ना फारसी कह सकते। जो उस काल में जो शब्दों का इस्तेमाल होता था वो उसके अनुरूप था। धीरे धीरे भाषा, व्याकरण, बड़े बड़े शब्द हुए, अलग अलग विधाओं का इस्तेमाल हुआ। कुछ अनावश्यक रूप से बोझिल बनाने के लिए, सुंदरता और विद्वता दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जहां डिक्शनरी भी छोटी पड़ जाती थी। हो सकता है वो भाषा के हिसाब से सौंदर्य हो, लेकिन कोई भी साहित्य जब तक जीवंत नहीं रह सकता जब तक कि वो लोक भाषा के अंतर्गत ना हो। यदि आज भी परिभाषित की बात करेंगे तो कबीर आज भी परिभाषित हैं, सूरदास आज भी परिभाषित हैं, तुलसीदास जी आज भी परिभाषित हैं, और इस बीच में बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन आज भी यदि हम अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को उनके साथ देख पाते हैं, तो वो सहज होना बहुत स्वाभाविक है। बहुत पुराना किसी ने कहा है कि सहज और सरल होना दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। इसी के अंतर्गत सजल की जो पिछले 8-10 अभी शैशव काल में ही है, और अलग से सजल की क्या आवश्यकता, एक सामान्य जनसाधारण को इसका अंतर नहीं पता। क्योंकि जब तक भाषा उस शुद्ध रूप में नहीं रहेगी, जैसे कि यहाँ पर अंबर साहब हैं जो मंच का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका मंच संचालन में एक विश्व में इनका नाम है, लेकिन साथ साथ ये मैं उससे बिल्कुल ये चाहूँगा, समर्थन चाहूँगा कि हिंदी कविता का यदि अधोगति थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से कहीं कहीं दिखाई देती है, जो उनको खुद भी मंचों के सामने महसूस होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने आधुनिकता के नाम पर कविता का जिस तरीके से हम उसके लिए अधोगति या जो शब्द इस्तेमाल और मैं करना नहीं चाहता, उन शब्दों का और उन लय का इस्तेमाल करके और मंचे पे जो फुव्वड़पन और कपिल शो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हिंदी कविता का धीरे धीरे मोहमाया आपका हट गया। और यहाँ तक कि हुआ कि कवि सम्मेलन के साथ में शायरों को बुलाया जाना मजबूरी हो गया, जिससे कि पब्लिक उस चीज़ को साथ में जोड़ सके और पब्लिक को उस तरीके से कनेक्ट किया जा सके। इसलिए एक शुद्ध रूप में सजल के लिए आगे खड़ा होना और फिर दौड़ा जाना जरूरी है, कि जिससे कि हम अपने आने वाली संस्कृति के लिए हिंदी और हिंदी कविता
को उनके जहन में पहुंचा सके। नहीं तो आपका ना वो हिंदी है, ना वो उर्दू है, ना वो इंग्लिश है, ना कोई और भाषा है, केवल एक ऐसी चीज है जिसका कोई, कहते हैं ना खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में आपका कॉम्बिनेशन होता है चावल का और सब उसका। ये तो वो वेज बिरयानी होगी, ना बिरयानी है और ना ही वो खिचड़ी है। इसी तरह से इसका प्रयोग जो हिंदी के साथ पिछले आपके 10-20 वर्षों में हुआ है, अब हमें अगली पीढ़ी के साथ में जो आप महसूस करते हैं, जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और साथ साथ में इसको अलग से सजल के लिए मैं क्या नाम है आपका बहुत बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि हमें अभी बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास आपका कवि सम्मेलन या आपका इन मंचों तक ना रहे जब तक कि लास्ट कड़ी में जो हमारा सामान्य रूप से है रामचरितमानस जिस प्रकार से बस में बैठने वाला और साथ साथ में किसान भी चर्चा करता है, हर एक के बाद में अपने अच्छे और बुरे कर्म या बाकी व्यवस्थाओं के बारे में भी यदि चोट करनी हो तो उसकी चौपाइयों के बारे में बात करता हुआ उन चीज़ों को बताता है। इसी प्रकार से एक विशेष पोर्टल इसका बनाया जाना जरूरी है और उस पोर्टल पर ही आपका इसका व्याकरण और इसकी जो चीज़ें हैं एक अलग से एक मंच पर, क्योंकि ये आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कभी एक मंचों के रूप में किसी को एकत्र होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसका कोई अंत नहीं है। एक नई शक्ति है और जब तक हम इस नई शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने जनमानस को भी और जो आने वाली संस्कृति है उसको भी हम इसको परिभाषित रूप में उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत मैं पुनः आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से अनिल जी का, और यहाँ पे दिवाकर जी हैं, आपके जो यहाँ पर आपके प्रणोता हैं जो हिंदी के हैं, मैं सभी के लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज बहादुर जी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि व्यक्ति का सरल होना सबसे कठिन है और भाषा का सरल होने पर या सहज होने पर, सहज ग्राह्य होने पर ही वह रचना लोगों तक पहुंचती है। बाकी अगर कठिन शब्दों का प्रयोग जिसमें अगर हमें शब्दकोश खोलना पड़े तो वह भाषाएं उस भाषा में लिखी गई उस रचनाएं आदमी को उतना प्रभावित नहीं कर पाती जितनी सहज उसकी भाषा में रचना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। विशिष्ट अतिथि सहायक नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन नगर निगम आदरणीय राकेश कुमार त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ वे आएँ और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। वार्षिक सजल महोत्सव में विभिन्न शहरों से, राज्यों से आए हुए हमारे सम्माननीय अतिथिगण, साहित्यकार, सजल के रचयिता और मंचासीन हमारे इस क्रांति को आगे लेके चलने वाले अनिल गहलोत साहब, अंबर जी, हमारे मित्र राज बहादुर जी। मित्रों, ये सजल की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले गज़ल थी और गज़ल फारस से आई और एक वर्ग द्वारा यहाँ पर प्रचलित की गई और लोगों में फैलाई भी गई, लोकप्रिय भी हुई फिल्मों में, लोगों की ज़ुबानों पे, लेकिन उसका व्याकरण अलग था, शब्द शिल्प अलग था। ये संभवतः हमारी जो मिट्टी थी उससे थोड़ा अलग था। मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो गज़लकार हैं उसमें जो बहुत सारे गज़लकार हैं, एक वर्ग विशेष के गज़लकार हिंदू गज़लकारों की हंसी उड़ाते हैं। मैंने मंच पे अपने कानों से कई बार सुना है, एक बार नहीं कई बार। वो कहते हैं कि क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना नहीं आता। कहीं ना कहीं वो उसको अपना एक विशेष ज्ञान या विशेष अपनी कला समझते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, हमारे
भारत की या हमारे देश की साहित्य की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। हमारी भाषा हो, हमारी बोली हो, हमारे बिंब हों, शब्द देशज हों जो बोल चाल के हैं। शब्द हम कहीं से भी ले सकते हैं, उर्दू के भी ले सकते हैं, जो भी प्रचलित है, लेकिन उसकी जो शैली है, व्याकरण है या छंद है, वो अपना हमारा हो। लेकिन लोक प्रचलित हो। खैर ये एक बहस का विषय हो सकता है अलग अलग प्रकार से, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर अनिल गहलोत साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि एक विचार जो इनके मस्तिष्क में आया कि नहीं, कुछ होना चाहिए, गज़ल से कुछ हटके होना चाहिए, सजल शब्द होना चाहिए, और इतने सालों से ये लगे हुए हैं। पूरे मथुरा में, मथुरा के बाहर के रचयिताओं को, साहित्यकारों को जोड़ते हैं, बुलाते हैं। इनका अभिनंदन है। मैं इनके लिए बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और इनके बुलावे पर आप सब लोग आते हैं अपनी अपनी पुस्तकों का, लेखन का। देखिए, लेखन समाज का एक विशिष्ट वर्ग जिसको ईश्वर ने क्रियाशीलता दी है, क्रिएटिविटी दी है, वही जो है कर पाता है। कितने लोग होंगे? 1000 में से एक व्यक्ति लिख पाता है, या उससे भी ज़्यादा, 5000 में से एक आदमी, उसमें से आप हैं। और ज़्यादातर वही अच्छे सुधी पाठक होते हैं जो लिखते हैं। तो ये प्रयास देखने में छोटा लगता है, लेकिन छोटा नहीं है, ये महत्वपूर्ण प्रयास है। और ये प्रयास आगे फलीभूत होता रहना चाहिए। 2-3 सुझाव ये हैं, जैसे मैंने, डॉक्टर साहब मेरे पास आते रहते हैं, डॉक्टर अनिल गहलोत जी से मैं जिक्र करता हूँ कि स्कूल और कॉलेज जो हमारी नई पीढ़ी है, उनके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत करना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती हम प्रयास करें, वरना पता लगा कि वो अपनी भाषा से, अपनी काव्य विधा से वो दूर हो जाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं ज़्यादातर, अपनी भाषा से वैसे भी दूर होते जा रहे हैं बच्चे। और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे, जैसा हम लोग यहाँ मथुरा में कोशिश करेंगे, इस तरह का, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई कि इस तरह के आयोजन किए जाएं, तो वो अच्छा रहेगा, वहाँ तक जाएगा। और इसको हम लोकप्रिय करें। सजल को लोकप्रिय करने का तरीका क्या है? मंचों पर प्रस्तुत करना, आपस में इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन करना, या जहाँ जहाँ पे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन, रेडियो या अन्य किसी माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरे, एक बात जो अग्रवाल साहब ने कही थी हिंदी भवन के संबंध में, कि मथुरा में एक ऐसा भवन हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ हो सकें। तो 1-2 साहित्यकारों ने मथुरा में मुझसे इस तरह का विचार किया है। तो क्योंकि मैं नगर निगम से हूँ, नगर निगम में भूमि संबंधी कार्य देखता हूँ, तो हम विभिन्न विभागों को भूमि देते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा है कि शासन स्तर से या किसी मंत्री स्तर से एक पत्र व्यवहार इस तरह से हो जो हमारे पास नगर निगम में आए, तो यहाँ अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पे ज़मीन हम लोग उपलब्ध कराएं। क्योंकि भूमि देना तो हम लोगों का काम है, भूमि हम उपलब्ध कराएंगे, उस पर भवन बनने का कार्य शासन का है, उसके लिए बजट निकलता है, उसकी फाइल बनती है, या जो यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना व्यक्तिगत रूप से एक हो सकता है। लेकिन इसका पत्र व्यवहार जो हम मौखिक रूप से कह रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली किसी भी माध्यम से, क्योंकि मथुरा जो है कला, संस्कृति, साहित्य का सैकड़ों वर्षों से, सदियों से गढ़ रहा है। यहाँ विभिन्न जगह से लोग आकर के ब्रज भाषा में लिखते रहे हैं, अब हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा एक हिंदी भवन का हो, जैसा कि महेश दिवाकर जी ने बताया कि मुरादाबाद में हिंदी भवन है, अन्य शहरों में भी हैं, बड़ों में। तो मैं भी आवश्यकता समझता हूँ कि यहाँ हिंदी भवन होना चाहिए। तो उसके लिए हम और आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर फलीभूत होगा। और इस तरह का आयोजन और भी होते रहना चाहिए। एक वर्ष में एक बार आयोजन होता है डॉक्टर साहब,
तो वर्ष में 2 बार भी हो सकता है। अच्छा चलिए आगे प्रयास करिए 2 बार हो जाए और हम लोग इसको अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपने इस तरह से प्रयास करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सुझाव स्तुत्य हैं, हम कोशिश करेंगे उन सुझावों की पालना कर सकें। और आपने दिवाकर जी के प्रस्ताव हिंदी भवन का जो समर्थन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपने उसमें जो सहयोग करने का हमें हौसला दिया उसके लिए भी आपके आभारी हैं। कहते हैं भवन के कंगूरे पर सबकी दृष्टि जाती है, लेकिन नींव के पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे ही मंच पर विराजित लोग तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जो नेपथ्य में काम करता है हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। एक ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे बीच है जो कल से इन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, चाहे सामग्री यहाँ पकड़ानी हो, चाहे मंच की व्यवस्था हो, चाहे दूसरी अन्य व्यवस्थाएं हो। हमें तो कोई भी कमी लगती तो हम सीधे उन्हीं के पास जाते हैं, वही हमारी संकट मोचन है। तो ऐसी डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच तक आए, और मैं कृष्ण कुमार कनक जी को बुलाती हूँ कि वे इनको स्मृति चिन्ह और पटुका प्रदान करें। पूरी सेवा में तत्पर लगी रहती हैं, कितनी भी व्यस्त हो सजल के लिए समय निकालती हैं। ऐसी हमारी बहुत प्यारी बहन डॉक्टर नीतू गोस्वामी नॉटिंगम यूके से हमारे बीच पधारी संस्थापक अध्यक्ष काव्य रंग साहित्यिक संस्था श्रीमती जय वर्मा जी से अनुरोध है कि वे आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीमती जय वर्मा जी। ये मेरा सौभाग्य है और मैं अभिभूत हूँ कि जिस नगरी के बारे में हम बचपन से सुना है, जिसको जिया है, वो आज मैं वहाँ पर हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर अनिल गहलोत जी और डॉक्टर दिवाकर जी। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री शैलजाकांत मिश्र जी आने वाले थे, शायद आ नहीं सके। अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, मेयर मथुरा वृंदावन नगर निगम श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री रमेश चंद्र मित्तल जी, डॉक्टर चंद्रभान सुकुमार जी और आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत जी, डॉक्टर महेश दिवाकर जी, हिंदी सरल सजना समिति मथुरा में वार्षिक आज सजल महोत्सव में आप सभी से मिलने का मुझे अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। राकेश त्यागी जी ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को एक दूसरे के विचार सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं अभिवादन करती हूँ। RCA महिला महाविद्यालय के प्रांगण में आज के आयोजकों को बधाई देती हूँ कि इस भव्य सजल आयोजन में देश विदेश के विद्वानों विदुषियों को मिलने का आज अवसर मिला। मानवता के विकास के लिए साहित्य और संस्कृति महत्वपूर्ण है। साहित्य की विभिन्न विधाएं गद्य और पद्य के रूप में होती हैं। रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति में भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए सजग रहता है। सहज, सरल और विशिष्टता के साथ सजल विधा भी लिखी गई है। इसकी रचनाएं आज हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना चुकी है। जैसे कि मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा और मैं आज सुन रही हूँ इसके बारे में और सीख रही हूँ और भी बातें। इस विषय में डॉक्टर महेश दिवाकर जी ने मेरा ध्यान सजल की ओर आकर्षित किया। उन्होंने हिंदी सजल समीक्षा संदर्भ एवं कवि डॉक्टर अनिल गहलोत जी की पुस्तक सजल शतक की एक प्रति मुझे दी, जिसको मैंने पढ़ा और पढ़ते समय मुझे लगा कि इसमें मैं शुद्ध तथा अच्छी हिंदी पढ़ रही हूँ, जो कि एक सरल एवं स्वतंत्र काव्य विधा है। सजल विधा के पर्यटन के प्रवर्तक डॉक्टर अनिल गहलोत जी के शब्दों में ही यह हिंदी की सेवा का विशुद्ध प्रकल्प है, जिसका घोष वाक्य है जय हिंदी जय सजल। भारतीय संस्कृति में
सृजन की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। मानव जाति निस्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र को कुछ देने का सदैव प्रयत्न करती है। सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता किसी वस्तु, विषय, कला एवं साहित्य में संबंधित किसी भी समस्या का समाधान निकालने के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया रचते हैं, आविष्कृत करते हैं और पुनर्सर्जित करते गए। यह उपक्रम है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। व्यक्ति की सृजनात्मकता क्षमता से परिवेश का भी उल्लेखनीय योगदान है। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं ब्रिटेन में 53 ईयर से रह रही हूँ, 50 वर्षों से ऊपर रह रही हूँ। तो ब्रिटेन में साहित्यकार अपने जीवन अनुभवों और अपनी भावनाओं को कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। विदेश में रहने के बावजूद वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं कला को सहेज कर रखे हुए हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये साहित्यकार एक प्रकार से विशिष्ट प्रवासी साहित्य की रचना कर रहे हैं, जिसे रचनाएं निरंतर विश्व के विभिन्न देशों के पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं और पिछले एक दशक में ही ब्रिटेन में लगभग 120 पुस्तकें देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई, जिसमें 10 उपन्यास भी शामिल हैं। आज का जो मैंने यहाँ पर देखा कि कितनी पुस्तकों का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ, उनको देख करके तो मैं सोच रही हूँ कि हम कुछ भी नहीं लिखते, जबकि हम कहते हैं कि 120 किताबें लिखी गई हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के कारण ब्रिटेन में कवि सम्मेलन भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष ICCR 6 कवि हमारे देश में भेजते हैं और वहाँ पर भारतीय उच्चायोग उनकी होस्टिंग करते हैं और फिर विभिन्न शहरों में 10 शहरों में भेजते हैं। नोटिंगहम, जो कि जिस शहर में मैं रहती हूँ, उसमें भारत के कवि जाते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हिंदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है आजकल। यहाँ मैं कहना चाहूँगी इस बात को कि हमारा जो वहाँ पर भारतीय उच्चायोग है, उन्होंने हिंदी की महत्वता को देखते हुए 4 पुरस्कार तय करे हैं, 2007 से दे रहे हैं वो। सबसे पहले है जॉन गिलक्राइस्ट UK हिंदी शिक्षण सम्मान, जो अध्यापिकाएं हिंदी पढ़ा रही हैं उनको सम्मानित किया जाता है। दूसरा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन UK हिंदी लेखन सम्मान, जिनकी कविताएं, कहानियाँ उत्तम क्वालिटी की होती हैं, उनको ये सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। तीसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी UK हिंदी पत्रकारिता सम्मान, और चौथा है फ्रेडरिक पिनकोट UK हिंदी प्रचार प्रसार सम्मान। यह संस्थाओं को दिया जाता है। आखिर में मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं यही हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं और लोगों में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में हिंदी की सेवी संस्थाओं की स्थापना की है। साहित्यिक गतिविधियों से भारत तथा ब्रिटेन के बीच एक सामाजिक सांस्कृतिक सेतु बना है और हिंदी जनसाधारण तक पहुंचकर आज विश्व की भाषा बनी है। भारत विश्व गुरु तो है ही, और मैं आशा करती हूँ कि भारत की भाषा हिंदी एक दिन संयुक्त राष्ट्र की भाषा अवश्य बनेगी। यह मेरा मानना है और यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि भारत में विभिन्न भागों में जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जब मैं 53 साल पहले गई थी, कोई भी ब्रिटेन में हिंदी नहीं बोलता था। हम लोग हिंदी भाषा के लिए तरस जाते थे। लेकिन आज का समय है कि जब आप कहीं भी किसी शहर में घूमते हैं, आप बिना इंग्लिश बोले भी अपना काम चला सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, रेस्टोरेंट आपको हिंदी में बोलते हुए नज़र आएंगे। हिंदी के गाने, हिंदी की फिल्में सब जगह होती है। और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को भी जाता है कि जब इन्होंने हिंदी में अपनी स्पीच दी, सबसे पहले सिडनी में और फिर लंदन में, उससे हिंदी का लोगों के अंदर विश्वास और बढ़ गया है, हिंदी का मान बढ़ा है। क्योंकि हिंदी की प्रौद्योगिकी और हिंदी का जो विश्व में स्थान है उसे कोई नहीं ले सकता। सभी को भारत चाहिए,
और भारतवासी ही हम सब हैं जो हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय जय वर्मा जी। और इतने दूर से आप इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारी, इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपका जुड़ना ही हमारे गौरव की बात है। और अब हमारे सामने दूरदर्शन की एक कार्यक्रम अधिकारी सीमा शर्मा जी विराजित है, जो इस कार्यक्रम को बड़े खूबसूरत ढंग से जन जन तक पहुँचाएगी। मैं उन्हें मंच तक आमंत्रित करती हूँ, कृपया वे मंच पर पधारें। और मैं अरुणा जी साहू जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच पधारी हैं, अरुणा जी साहू को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच तक पधारें और आदरणीय सीमा शर्मा जी का सम्मान करें। अरुणा साहू जी कृपया आइए। दूरदर्शन की कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय सीमा शर्मा जी, आपका स्मृति चिन्ह एवं पटुका से और अब मैं जिस हस्ताक्षर को आमंत्रित कर रही हूँ उन्हें सुनकर निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद, हर्ष और गौरव की अनुभूति होगी, जिनसे बात करके मुझे लगता है कि मैंने आज का बौद्धिक सुन लिया। ऐसे वरिष्ठ सजल ऋषि आदरणीय डॉक्टर शिव ओम अंबर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर शिव ओम अंबर। साहित्यानुरागी बंधुओं, सबसे पहला अभिवादन अभी तक जो मंच का संचालन कर रही थी उनके प्रति, क्योंकि इतने विविध वर्णी कार्यक्रम का, जिसमें इतनी पुस्तकों का लोकार्पण होना है, सम्मान होना है, एक व्यक्ति पूरे धैर्य, निष्ठा और सहजता के साथ संचालन करता रहे और उसके माथे पर सिलवटें न पड़े, अधरों पर स्मृति रेखा गूंजती रहे, ऐसे व्यक्ति को रेखा जी कहा जाता है। तो पहला अभिवादन उनके प्रति, दूसरा साहित्य के उन आराधकों के प्रति जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, और तीसरा आप सब साहित्य साधकों के प्रति। मैं 2-3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इससे पहले अभी बताया कि कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ने की आदत है, तो मुझे महसूस होना चाहिए कि आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं। राकेश सक्सेना जी मेरा फोटो नहीं ले रहे हैं, इसलिए एक बार ताली बजाइए और महसूस कराइए। राकेश जी आप मेरी तरफ देखिए, मैं घर पे चला आऊंगा, खूब वीडियो कर लीजिएगा। मुझे 2-3 बातें कहनी। सजल की आवश्यकता क्यों हुई? हम तो गजल में खुश थे, गजल में पर्याप्त नाम मिल रहा था। फिर ये क्या हुआ कि एक बावरे से व्यक्ति के पीछे पूरा का पूरा देश चल पड़ा। अनिल गहलोत, साधारण इंसान ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ये काम बावले ही करते। कारण क्या था? अभी अभी इस मंच के ऊपर 2 पंक्तियां प्रस्तुत की गई। गोरी सोई सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यहां रैन है, देश है, लेकिन अरबी और फारसी का कोई शब्द नहीं है। हुआ क्या? वह कविता, गजल की वो बच्ची जो संतों की उंगली पकड़ करके उनकी गोद में पल करके इस हिंदुस्तान में आई, अंततः मुगल बादशाहों के दरबार में रेशमी कालीन पर शोख नाजनीन की तरह नाजो अंदाज के साथ चलती हुई युवती में बदल गई, जिसे देख करके लोग आह आह कहने लगे। और इसके बाद एक परिवर्तन हुआ, विराट परिवर्तन। 1975 के आपातकाल में दुष्यंत कुमार का उदय हुआ और गुलाब की पंखुड़ी जैसी गजल पर उन्होंने अग्नि के सूक्त लिख करके उस गजल को विद्रोह की मशाल बना दिया। ये काम दुष्यंत ने किया। उस समय जो एक घटना घटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। दुष्यंत के बाद हम लोगों की, दुष्यंत तो चले गए बहुत जल्दी, मेरी डॉक्टर कुंवर बेचैन की, चंद्रसेन विराट जी की और अन्य लोगों की गजलें धर्मयुग में छप रही थी। एक बार कवि सम्मेलन में मेरा मुंबई जाना हुआ, रास्ते में धर्मयुग कार्यालय दिखा,
हम और डॉक्टर कुंवर बेचैन दोनों उतरे, सोचा डॉक्टर भारती जी से मिल लेते हैं। उनके कार्यालय में गए और तब जाकर के पता चला कि महानगरीय संस्कृति क्या होती है। कार्यालय के सारे लोगों ने कहा कि आपने डॉक्टर भारती से अपॉइंटमेंट लिया है? हमने कहा नहीं भाई, हम तो अपने रात्रि के कार्यक्रम में आए हैं, इधर से गुजर रहे थे, भारती जी के प्रति श्रद्धा है, उन्हें प्रणाम करने चले आए। बोले ऐसे वो किसी से नहीं मिलते, आप लोग कृपया लौट जाइए, जब तक समय नहीं है आपके पास उनके द्वारा दिया हुआ तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। हम लोग चुपचाप खड़े थे। अचानक एक चाय वाला भारती जी के कमरे में जा रहा था। हमें लगा ये हमारे गोत्र का है, हमारी पीड़ा को समझेगा। उसे अलग ले गए, एक कागज पर हमने दोनों ने नाम लिखे और ये कहा भारती जी के सामने चाय के कप के साथ एक कागज रख देना और उसके बाद 5 मिनट बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। भारती जी ने कागज देखते ही, अच्छा ये तो फिर इधर चला जा रहा है, मतलब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार मत करिए जैसा नरेंद्र मोदी विपक्षी नेता के साथ करते हैं। हाँ, तो माइक मैंने छोड़ दिया और ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कहता हूं कि नहीं छूऊंगा। बहुत स्पर्श कातर है, मुझे पता नहीं था कि पुल्लिंग में भी इतनी स्पर्श कातिरता होती है। चलिए, तो मैं कह रहा था डॉक्टर भारती ने हम लोगों को तुरंत बुला लिया, हमें सामने बैठाया, कहा मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, मैं केवल चाय पीने के लिए रुका हुआ था, तुम लोग आ गए हो, तुमसे एक बात कहनी है। आज दुष्यंत का प्रभाव सारी की सारी हिंदी भाषी जनता पर है और तुम लोगों ने भी उनके जैसी रचनाएं लिखी हैं, प्रकाशित भी हुई हैं गज़ल तुम्हारी धर्मयुग में। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझे फिराक को पढ़ना है, अगर मुझे गालिब को पढ़ना है, अगर मुझे मीर को पढ़ना है, अगर मुझे उर्दू के बड़े शायरों को पढ़ना है, तो मैं वो सीधे सीधे पढ़ूंगा। मुझे उर्दू भी आती है, मैं वाया डॉक्टर कुंवर बेचैन और वाया शिवोम अंबर उर्दू के बड़े शायरों को क्यों पढ़ूंगा? तुम्हारे पास वो बात होनी चाहिए जो और कहीं नहीं है, जो केवल हिंदी के पास है, और तुम ऐसा कर सकते हो। उन्होंने एक पंक्ति सुनाई, कहा एक पंक्ति सुनो, अच्छे बड़े कवि की एक गीत की पंक्ति है, लेकिन उसमें एक निर्देश है तुम्हारे लिए। रोज एक नया हादसा गुमसुम सुनती है अपनी यह गांधारी जिंदगी। उन्होंने कहा गांधारी वो महिला है जिसने 18 दिन अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार रोज सुना है, आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए। उस गांधारी की निस्तब्ध दुख को, पीड़ा को उर्दू का कोई शायर किसी शब्द से नहीं कह सकता। यह हिंदी का शायर कह सकता है कि रोज एक नया हादसा गुमसुम सुनती है अपनी एक गांधारी जिंदगी। तो इस गांधारी शब्द का प्रयोग, और फिर अचानक मुझे ध्यान आया, मैंने वार्ता को बढ़ाते हुए कहा सर दुष्यंत कुमार ने भी एक अद्भुत प्रयोग किया है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा वो विद्रोह की गजलें लिखने वाला एक जगह कहता है, तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो गई है मगर जी नहीं भरा। हमारे यहाँ पुरुषों को देवता बहुत माना गया। रितंभरा उस प्रज्ञा को कहते हैं जिसमें परमात्मा अवतरित होता है। कोई पति अपनी पत्नी को देखकर उसमें रितंभरा प्रज्ञा के दर्शन करे और कहे कि सुबह से निहार रहा हूँ, जवानी के मौसम से देख रहा हूँ, अब शाम हो गई है, वृद्धावस्था हो गई है, लेकिन तुम्हारा रूप वैसा ही अलौकिक है। संस्कृत कहती है क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त हो वो अद्भुत और दिव्य सौंदर्य है। वो दिव्य सौंदर्य एक कवि अपनी पत्नी में देख रहा है, ये उर्दू के शायर को अपनी प्रेमिका में नहीं दिखता, हमारे हिंदी के कवि को अपनी पत्नी में दिखता है। समस्या ये हो गई थी गज़ल के साथ कि देवनागरी में उर्दू भाषा की गज़लें प्रकाशित हो रही थीं, लिपि बदल गई थी, और इसने अनिल गहलोत की रातों की नींद छीन ली। एक आदमी जो मथुरा में रहता है, ध्यान रखिएगा मथुरा का कृष्ण पहला क्रांतिकारी था, बच्चा जिसने इंद्र की पूजा को हटवा करके गोवर्धन की पूजा की शुरुआत की थी। आकाश की तरफ मत देखो, अनिल गहलोत ने वो काम किया क्रांति का कि हमें सजल शब्द इसलिए प्रयोग करना है कि हमें महसूस हो कि हम देवनागरी में उर्दू गज़ल नहीं लिखेंगे, हिंदी के उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनमें हमारी 5000 वर्ष की संस्कृति श्वास लेती है। उन प्रतीकों को लेंगे और उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, और तब हमें गज़ल का नाम भी बदलना पड़ेगा। साहब गज़ल तो गज़ल है, विधा वही है,
बस अंतर इतना हो गया है कि सड़क पर दुपट्टा लहराकर चलने वाली वो शोख नाज़नीन आज साड़ी पहन करके हमारे घर में आ गई है और तुलसी के चौरे पे, और इतना गज़ल और सजल में परिवर्तन हो गया है कि वो दुपट्टा छूट गया, अब वो साड़ी पहन रही है और तुलसी के चौरे पर संध्या दीप जला रही है। इस संध्या दीप के प्रकाश की वर्तिकाएं, प्रकाश की किरणें हम आगे तक पहुंचा सकें, ये बहुत अच्छा संदेश आज दिया। साल में 2 कार्यक्रम अगर संभव हो सके, एक वो जैसा ये एकेडमिक कार्यक्रम है, हम लोगों ने अपनी कविताएं, अपनी पुस्तकें प्रकाशित की, उनका लोकार्पण किया, अभी थोड़ी देर बाद एक दूसरे को सुनेंगे। एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें केवल आमंत्रित श्रोता बुलाए जाएं, कोई पुस्तक का लोकार्पण नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जैसे कवि सम्मेलन होते हैं वैसे ही 2 घंटे के सजल सम्मेलन हो और उनमें बताया जाए। यहाँ पर जब साधारण आदमी बैठेगा जिसकी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जिसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कविता में इंटरेस्ट रखता है, कविता में रुचि रखता है, और वो जब यहाँ से निकलेगा और सजल की पंक्तियों को गुनगुनाएगा, तब हमारे आदरणीय की वो भावना सही होगी कि रामचरितमानस की पंक्ति एक डिलीट गुनगुनाता है और कहता है मैं इसका पूरी तरह अर्थ नहीं समझा, और एक रिक्शे वाला कहता है मैं इसे पूरी तरह जानता हूँ, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। बड़े बड़े जिसका मर्म नहीं जानते उससे केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तो वो जो साधारण आदमी है जिस समय सजल की पंक्तियों को गुनगुनाएगा, तब इस व्यक्ति का आंदोलन सफल होगा और हम सब लोगों का बावरापन सार्थक होगा। धन्यवाद। आपका उद्बोधन अंतस तक बैठ गया है। मैं क्षमता नहीं रखती इस पर किसी टिप्पणी की, पर बस इस सत्र के नवनीत के रूप में आपका उद्बोधन से मेरे मन का कृष्ण अभिभूत है। बस इतना ही कह के मैं आपका आभार ज्ञापित करती हूँ। ये सत्र यहीं पूर्ण होना चाहता है। इस सत्र के तुरंत बाद भोजन हम लोग करेंगे। भोजन के बाद काव्य गोष्ठी होगी जिसका संचालन ब्रजभूषण चतुर्वेदी दीपक जी करेंगे। आप एक बार सामने आ जाएं। वैसे तो सभी लोग काव्य पाठ करेंगे, ऐसा कोई नाम नहीं जो नहीं करेगा। फिर भी जो काव्य पाठ करना चाहें, जिसका नाम नहीं आए, आपसे संपर्क कर लें। अगले कार्यक्रम का संचालन आदरणीय ब्रजभूषण चतुर्वेदी दीपक जी करेंगे और इसी के साथ हम इसको विराम देते हैं और अगले सत्र के लिए सब यहीं एकत्रित होंगे। भोजन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। भोजन